हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमिक्स जो कि प्रीवियस ईयर यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ये वीडियो इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। हमारे पास जो चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को समझेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। नाउ इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी होती हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नाउ प्राइसेस कब हाई होती हैं? जब हमारे पास डिमांड हाई हो। नाउ डिमांड कब हाई होती है? जब हमारे पास पैसे हों। ओके, नाउ जब हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हों तो डिमांड क्या होगी? हाई होगी। तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वहाँ पे क्रिएटिंग न्यू मनीज, जब हम नए पैसे और क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि और ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे जो हमारे पास इन्फ्लेशन और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इन्फ्लेशनरी हमारे पास जो इफेक्ट होगा वो किससे होगा? क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम when there is an increase in the demand for money there will be, ये पूछा गया था 2013 में ना। हमारे पास क्वेश्चन है कि जब सप्लाई ऑफ मनी सेम रहेगी, ओके, और देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, इसको आप एक कमोडिटी की तरह, एक गुड्स की तरह लीजिए। जब किसी गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है और उसकी सप्लाई बिल्कुल उतनी ही रहती है तो उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से मनी की भी जब सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, और देयर विल बी एन इंक्रीज इन डिमांड, जब इंक्रीज़ हो जाएगी डिमांड के अंदर तो हमारे पास जो मनी की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और मनी की प्राइसेस होती है इंटरेस्ट रेट। जिस तरह से आप जब बैंक से पैसे लोगे तो जब बहुत सारी डिमांड होगी बैंक से पैसे लेने की तो बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरी हैव टू अकर इफ। नाउ एक कंट्री है एक्स, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी? ठीक है, तो हमारे पास है देयर इज ए टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी ना। वर्ल्ड इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है तो हो सकता है जो कंट्री एक्स है वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो बाहर जो टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। देयर इज ए पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स। नाउ हमारे पास जो कंट्री एक्स है उसके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ है। नाउ जब पॉपुलेशन ग्रोथ है और कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज नहीं हो रहा, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो बी वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हम सबसे पहले डी ऑप्शन पे जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोथ इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, जो वॉल्यूम है ट्रेड का वो ग्रो करेगा वर्ल्ड इकोनॉमी में। अब जिस तरह से पहला ऑप्शन था इसी तरह से लास्ट ऑप्शन भी है। हो सकता है हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड हो तो हमारे पास जो ट्रेड ग्रो कर रहा है वर्ल्ड में वो उससे हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो लास्ट में हमारे पास जो बचता है थर्ड ऑप्शन, देयर इज ए कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स। नाउ जब एक कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, हमारे पास इक्विपमेंट्स आएंगे, मशीन्स आएंगी, तो डेफिनेटली देयर विल बी ए इकोनॉमिक ग्रोथ। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर। ओके, उसके बाद इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बाउंड होल्डर्स। अब सबसे पहले आप डेटर और बाउंड होल्डर को समझिएगा। डेटर क्या होता है? जो पैसे उधार लेता है, जो बोरो करता है, ठीक है, चाहे वो लोन बोरो करे या किसी इंसान से बोरो करे। दूसरा है बाउंड होल्डर्स, बाउंड होल्डर है जो उधार देता है। ये आपस में दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये लास्ट वाले सी एंड डी ऑप्शन ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिकॉज दो में से एक को तो फायदा होगा, दोनों को कभी फायदा नहीं होगा। अब हमारे पास है ए और बी। नाउ सबसे पहले हम इन्फ्लेशन की कंडीशंस को समझेंगे। नाउ इन्फ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास जो फ्लो ऑफ मनी वो बहुत ज़्यादा होती है और उस वजह से जो मनी की प्राइस होती है वो बहुत डिक्रीज हो जाती है। ओके, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपने आज से 10 साल पहले 1,000 किसी से उधार लिया होगा तो उस वक्त हमारे पास 1,000 की बहुत वैल्यू थी। ठीक है, और आज आपने उसको वापस पे करना तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा उसको पे करना। ठीक है, तो दैट इज डेटर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है इन्फ्लेशन। सो हियर ये वाला ठीक स्टेटमेंट है, दैट इज वन ओनली, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट है, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली।
नाउ जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है वो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो दिस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट नैरो एक्सप्लेनेशन, ओके, तो ये वाला नहीं आ सकता है। दूसरा हमारा पास है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। नाउ दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज़ द रोल्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बाई यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसीज। रिजर्व बैंक क्या करता है, बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करता है जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद आता है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। ना ये दूसरे के अपोजिट है, एक में कहता है डिक्रीज मनी सर्कुलेशन, एक में कहता है इंक्रीज मनी सर्कुलेशन। ना वो इन्फ्लेशन में ऑलरेडी बहुत सारा मनी सर्कुलेट हो रहा होगा, तो जब हम और इंक्रीज करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन और हो जाएगा। तो जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे मनी सर्कुलेशन को, ओके। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर। नाउ हमारे पास कंटिन्यूसली डेफिसिट बजट है। डेफिसिट बजट क्या है कि हमारे पास रेवेन्यू कम आ रहा है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। विच एक्शन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट। नाउ कौन सा एक्शन हम लें जिससे डेफिसिट कम हो जाए। नाउ पहला है रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हम एक्सपेंडिचर को कम करें तो डायरेक्टली इससे हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा बजट में, तो ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स। ना जब हम न्यू वेलफेयर स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, सो हियर ये वाला ऑप्शन गलत है। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज़ का मतलब हुआ कि जहाँ पे सब्सिडीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे देंगे सब्सिडीज़, बाकी जगह हम अननेसेसरी सब्सिडीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी। नाउ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ क्या होती हैं, जब हमारे पास दूसरी कंट्री से, फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्रीज़ में कोई चीज़ आती है तो उसके अंदर हम जो टैक्स अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। नाउ जब हम उनको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास पैसे कम रहेंगे ना, ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 and 3, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूट्स द लैंडिंग टू। नो हमारे पास आप सिर्फ एक चीज़ को समझिएगा, प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन है इंडिया में, तो एग्रीकल्चर भी है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस भी है, वीकर सेक्शन भी है, सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी। हमारे पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमी सेव हो रही है, पैसे सेव हो रहे हैं और उससे हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जैसे मशीनें इंक्रीज कर रहे हैं। बट मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। बट हमारे पास जो आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या रीज़न हो सकता है। पहला है वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है ये, ठीक है, अभी हम ठीक नहीं करेंगे। उसके बाद है इलिटरेसी, तो डेफिनेटली इलिटरेसी बिल्कुल भी नहीं है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी नहीं है। उसके बाद आता है हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, ठीक है। अब हम ए और डी को देखते हैं ऑप्शन को। नाउ कैपिटल आउटपुट रेशो क्या होता है, ये होता है कैपिटल अपॉन आउटपुट, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कितने कैपिटल पे कितना आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। नाउ एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो ये टोटल वैल्यू है ना, ये हाई कब होती है, जब यहाँ से जो स्मॉल होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो छोटा होता है, ठीक है। इसका मतलब है जितना आउटपुट कम हो, ठीक है, उतना हमारे पास जो कैपिटल रेशो वो हाई रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 2/1 हम लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मशीनें हम यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/8 लेंगे, तो यहाँ पे हम 4 मशीनें अप्लाई कर रहे हैं और 8 आउटपुट निकल रहा है। लेकिन अगर इसको आप सॉल्व करेंगे 4/8 को, तो ये हमारे पास आएगा 4 1 4 2 8, ये हमारे पास सिर्फ 2 आएगा, 4 2 8, ठीक है। तो ये लो हो रही है। जब हमारे पास आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में जो कैपिटल आउटपुट रेशो वो कम होगा, लेकिन जब हाई कैपिटल आउटपुट रेशो है उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो आउटपुट है वो कम होगा। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पर कैपिटा जीएनपी डू नॉट कनोट्स अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ सबसे पहले हम इस वर्ड को समझेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है हाउ ग्रोथ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल्स और इन द इकोनॉमी। जो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पीपल्स में, ठीक है। नाउ देखिए, जब हमारे पास
जीएनपी तो इंक्रीज हो रहा है बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, हम प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो ज़्यादा पैसे हैं वो रिचर्स को दे रहे हैं, मतलब जो रिच हैं वो ज़्यादा रिच हो रहे हैं और जो गरीब हैं वो ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। इससे ये होता है कि जो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। ठीक है, सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी तो हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ एन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ कैपिटल बजट होता है जो बजट हम प्रिपेयर करते हैं फॉर कैपिटल प्रिपरेशंस। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड बिल्डिंग एंड मशीनरीज, ये डेफिनेशन हो गई कैपिटल बजट की। ठीक है, नाउ हमारे पास अब सेकंड ऑप्शन है लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। नाउ देखिए, आप एक अपनी इंडिविजुअल की बात करिए, आप लोन बैंक से कब लेते हैं? आप लोन तब लेंगे जब आपको घर बनाना हो या गाड़ी खरीदनी हो या कोई बड़ी चीज़ खरीदनी हो। आप कभी भी लोन अपनी डे टू डे लाइफ के लिए नहीं लेंगे, जैसे आपको नमक खरीदना है, चाय वाय खरीदनी है, जो भी है वटएवर, आप उसके लिए कभी लोन नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से गवर्नमेंट जो डे टू डे की लाइफ जो कि नीड्स होती है उसके लिए लोन आमतौर पर नहीं लेती है। ठीक है, तो जो लोन हम रिसीव करते हैं वो हम ये सपोज करके लेते हैं कि हम कैपिटल बजट के लिए ले रहे हैं। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए ले रहे हैं, तो ये भी हम आएगा कैपिटल बजट के अंदर। इसी तरह से जब लोन एंड एडवांसेस टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, तो ये भी इसी के अंदर आएगा। तो हमारे पास तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओके, सो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, दैट इज 1, 3 एंड 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5-year प्लान। ये क्वेश्चन आया था 2014 में कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5-year प्लान क्या था, और हमारे पास जो 5-year प्लानिंग सिस्टम था उसका जो लास्ट 5-year प्लान था वो था 12th 5-year प्लान। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।